में आप सबका स्वागत है। लंबे वीकेंड के बाद आज खुलेंगे भारतीय बाजार और 2 दिनों के मिले जुले संकेत अगर आप देखें तो 11 दिनों से लगातार अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद हो रहे हैं। 5 हफ्तों से नैस्डैक लगातार हरे निशान में बंद होता दिख रहा है, तो अमेरिकी बाजारों से बेहतरीन संकेत है। एशियाई बाजारों में थोड़ा दबाव जरूर था। आज फिर से शुक्रवार को जब हम बंद थे तब भी एशियाई बाजार थोड़े दबाव में थे, लेकिन हांगकांग जैसे बाजारों को देखिए निचले हिस्सों से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। जो आधा % की कमजोरी थी अब लाल से हरे निशान में आ चुके हैं और एसजीएक्स निफ्टी जो 60-65 अंक नीचे था अब कमजोरी कम करता हुआ महज 25 से 30 अंकों का नुकसान इस वक्त है। नजर रखेंगे हम रुपए पर और साथ ही डॉलर इंडेक्स पर 101 के ऊपर है डॉलर इंडेक्स, तो देखेंगे ये आज करेंसी मार्केट की कैसी शुरुआत होती है, लेकिन ये गुरुवार को 101 के ऊपर आ चुका था। 101.14 इस वक्त का लेवल है, तो थोड़ा नीचे ही आया है 15 बेसिस पॉइंट और 66.82। एक अच्छी बात है कि करेंसी मार्केट में 67 का लेवल टूट नहीं रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। यहां पर भी आज हम रखेंगे नजर। तो ये सारे हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन होने वाला है। एक और स्टॉक जहां पर पिछले हफ्ते काफी एक्शन दिखा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, खासतौर से मिड कैप जहां बड़ा एक्शन होता दिखा है, कर्नाटक बैंक। गौरव, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। एक फंड, एक्टिव स्मॉल कैप फंड ने खरीदारी भी की है गुरुवार के सेशन में। स्टॉक ने पिछली सीरीज में काफी दमदार प्रदर्शन किया। क्या कर्नाटक बैंक या फिर कोई और दूसरा मिड कैप प्राइवेट बैंक है जो आपको लगता है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स आज खरीद सकते हैं? ये केटीके बैंक ही काफी अच्छा लग रहा है। कर्नाटक बैंक अगर देखेंगे तो काफी अग्रेसिव इसमें लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, रोलर्स भी अच्छे हुए हैं और ऑप्शंस के जरिए अगर आप देखेंगे तो 130 का जो प्रीवियस लेवल था उसके ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहा है। तो मुझे लगता है ये आप बाय कर सकते हैं। 127 पे आप स्टॉप लॉस है 2% का स्टॉप लॉस होगा, आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 140, 143 तक के लेवल्स आपको करंट सीरीज में देखने मिल सकते हैं। ओके, औरोबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, मानस देखकर बताइए दोनों आपको कैसे लगते हैं। एक ब्लड प्रेशर की दवा है, उसको यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है। दोनों कंपनियों को इनके चार्ट देखकर बताइए ये कैसे लगते हैं। प्री ओपनिंग ट्रेड देखिए खुलते हुए, इनको सेटल होने देते हैं और 9:06 पर आपके पास फिर से बताएंगे आपको ये किस तरह से सेटल हुए। लेकिन इन दोनों स्टॉक्स पर बताइए राय। देखिए, अरबिंदो फार्मा की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से 875 के स्तर से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। जरूर हमने लोअर लेवल पे करीब 625 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट देखा है, बट ट्रेंड अभी भी वीक लगता है क्योंकि स्टॉक लगातार 50 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब तक ये 700 और 720 की रेंज ब्रेक ना करे, मैं नहीं समझता यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। तो थोड़ा अवॉइड करिए और उम्मीद की ज्यादा की जा सकती है कि हमें लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ अरबिंदो फार्मा में तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ओके, और अरबिंदो फार्मा में थोड़ा सावधान रहे। लेकिन इस बीच रुपए में बेहतरीन शुरुआत हुई, 66.75 ये है लेवल रुपए का। जैसे डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आता है हमारा रुपया दमदार प्रदर्शन करता है। तो 101.40-45 तक पहुंचा था डॉलर इंडेक्स और अब 101.15 पर है। तो रुपए में अच्छी मजबूती है। अच्छी बात है कि 101 के बाहर निकलने के बावजूद 67 का लेवल रुपए ने तोड़ा नहीं, तो रुपए में अच्छी तेजी होती दिख रही है आज के सेशन में और ये एक बढ़िया संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। प्री ओपनिंग सेशन में देख लीजिए संकेत किस तरह के आ रहे हैं इस वक्त। और 16 अंक ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है, निफ्टी 80 अंक ऊपर नजर आ रहा है। उसकी वजह एचडीएफसी 5% ऊपर दिख रहा है, टेक महिंद्रा 4%, इन्फोसिस 3%। तो आईटी शेयरों में थोड़ी खरीदारी होती दिख रही है, पिछली सीरीज में भी दिखी थी। गौरव, कोई आईटी शेयर पसंद है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए जो आज खरीदारी के लिहाज से आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, प्रोमिनेंट नेम से मुझे विप्रो काफी अच्छा लग रहा है। 490 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। इसमें जो लक्ष्य होगा वो 505 से 510 का होगा और 484-485 इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये एक मुझे लग रहा है क्या थोड़ा अगर ऊपर जाता है तो काफी इसमें अग्रेसिव आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। अच्छा, कैनरा बैंक देखिए, ये कैसा लगता है आपको वागले साहब चार्ट्स पर? कैनफिन होम्स में 13.5% हिस्सेदारी बेची जाएगी। कैनरा बैंक की हिस्सेदारी बेचेगा 2,000 रुपए प्रति शेयर का कैनफिन होम्स के लिए उन्होंने एक बेस प्राइस भी रखा है। कैनरा बैंक में क्या तेजी हो सकती है? हेमंत, 285 और 300 ये रेंज है, तो तेजी भी होती है। तो मुझे उससे ऊपर का व्यू नहीं है। 305 के ऊपर निकल जाता है कैन बैंक तो मैं बड़ी तेजी की बात करूंगा जो कि 330 की तरफ की मूव होगी। तब तक के सीमित दायरे में होगा विद अ पॉजिटिव बायस। और कैनफिन होम्स उसके भी चार्ट देख लीजिए क्योंकि 2,000 रुपए की उनकी प्राइस कैनफिन होम्स के लिए उन्होंने बेस तय किए, लगभग उसी के आसपास स्टॉक है एक्चुअली। तो यहां पर कहीं कोई मूव है या फिर छोड़ दें से?
अनिल जी मूव पॉजिटिव है, लेकिन वीकली मंथली चार्ट ज्यादा पॉजिटिव है। आप शॉर्ट टर्म डेली कुछ दिनों के लिए मुझे नहीं लगता ये 2500 2050 2060 क्रॉस कर पाएगा, तो 3-4% के ऊपर की मूव नहीं लगती। चलिए 3 से 4% तक की तेजी कैन फिन होम्स मिल सकती है, और कैनरा बैंक भी थोड़ा साइडवेज वाला मामला है, बहुत एग्रेसिवली खरीदने का ऐसा चार्ट पर दिख नहीं रहा। लेकिन कहां आपको खरीदारी और बिकवाली करनी चाहिए, ये 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आपको मिलते हैं हर रोज सुबह 7:30 से 8 के बीच में, जब खेला जाता है स्टॉक 2020 का मैच। और देख लेते हैं आज कौन से हैं वो 20 खिलाड़ी जिन्होंने टीम में बनाई है जगह। आइए मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाजों से भरी हुई है। रिलायंस डिफेंस, SKIL इंफ्रा, इन कंपनियों के ऊपर रखिएगा नजर। TVS मोटर और एस्कॉर्ट्स पर इसलिए नजर रखिए क्योंकि बुधवार को ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, उससे पहले तेजी देखने को मिलेगी। गर्मियों के सीजन का प्ले होगा सिम्फनी, यहां पर रखिए नजर। BPL जैसी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, और अगले हफ्ते डीमार्ट के IPO से पहले वीमार्ट, ट्रेंट पर रखिए नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फ्यूचर एंटरप्राइज भी इसीलिए टीम में शामिल किया है, और आज का फ्री हिट जो होगा वो होगा JM फाइनेंशियल्स। निफ्टी ने आप देखिए बृहस्पतिवार को एक नया 52 वीक्स हाई छुआ है, और जिस तरह से प्राइमरी मार्केट का एक्शन भरपूर बना हुआ है, आज ब्रोकिंग कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। मेरी टीम पे नजर डालिए, यहाँ पर भी खरीदारी पर ज्यादा फोकस है। LNT को 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। IOC का जो टैक्स स्वैप था, उड़ीसा सरकार ने पारादीप रिफाइनरी के लिए वापस लिया, नेगेटिव खबर है। अरविंदो फार्मा और टोरेंट फार्मा के लिए अच्छी है, हाई BP की दवा US FDA से मंजूर हो गई है। रेन इंडस्ट्रीज के बेहतरीन नतीजे और महिंद्रा CIE के बहुत अच्छे नतीजे, इसलिए यहाँ पे तेजी बनेगी। लेकिन BEL का OFS देखिए 3.5 गुना से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन आया है, वो एक पॉजिटिव खबर है। कैडिला के लिए अच्छी खबर है कि भारतीय बाजारों के लिए इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लॉन्च करने वाले, वो पॉजिटिव है। सेल की भी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी है, जैसा BML में किया गया था वैसा सेल की भी तैयारी, यहाँ भी तेजी रहेगी। और NMDC, इनमें भी तेजी रखी क्योंकि इनका भी एक स्टील प्लांट बन के तैयार है। चलिए, तो प्री ओपनिंग ट्रेड बस सेटल ही होने वाले हैं। गेल जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, 2% मजबूती के साथ ये शेयर खुलने की तैयारी करता हुआ, और औरोबिंदो फार्मा में 1% की तेजी होगी। कैडिला हेल्थकेयर, ये जो अभी आपको नीरज बता रहे थे एक नई दवा लॉन्च कर रहे हैं, उस शेयर में भी रखिएगा नजर। तो आज फार्मा शेयरों में औरो, टोरेंट फार्मा, कैडिला, इन कंपनियों पर नजर होनी चाहिए। मर्क, सनोफी के नतीजे आज आने वाले हैं, ये MNC कंपनियां हैं, यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए LNT, ये कुछ ऐसे हैवी वेट्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस पे चार्ट पर एक राय लेना चाहता हूं वागले साहब, 1% मजबूती के साथ खुलने के ये संकेत दे रहा है। LNT कैसा लगता है आपको? हेमंत, अगर 1510 1515 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर जाता है तो इसमें अच्छी खासी और बड़ी वाली मूव आएगी, जो कि 1650 का इमीडिएट मेरा टारगेट होगा कुछ हफ्तों का। और लॉन्ग टर्म अगर आप पूछे तो मेरा इसमें 1800 का टारगेट है। लॉन्ग टर्म मतलब लगभग 6 से 12 महीने का। शॉर्ट टर्म 1415 1500 ये रेंज में है। मतलब बीच में जो आप LNT पर थोड़ा नेगेटिव, मैं थोड़ा सा नेगेटिव था, वो फॉल आया नहीं लेकिन राइज भी नहीं आ रहा। शायद आज 1510 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। 1510 के ऊपर बंद है, क्योंकि अभी मार्केट भी ऊपर आ गया थोड़ा, तो ठीक बात है 1500 के ऊपर बंद हो तो उस पर नजर रखिएगा। लेकिन IOC, क्या ये शॉर्ट करना चाहिए? जिस तरह की खबरें हैं ये इस कंपनी के लिए, तो बताएं आप गौरव, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए IOC में क्या ट्रेड होगा, शॉर्ट करने के लायक है? मैं अग्रेसिव तो नहीं कहूंगा, डेटा उतनी वीक दिख नहीं रही है कि मैं इसको कहूंगा अग्रेसिव अभी शॉर्ट कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप इसको 382 के नीचे अगर आता है तो आप इसको बेच सकते हैं। तब आपका जिसमें लक्ष्य होगा वो है 370 372 का, और आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 386 387 के होंगे। सेल के लिए देखिए खबरें आ रही हैं कि जो स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल हो रहा है इनकी 3 यूनिट्स का, वो सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और इनके एक प्रोजेक्ट है झारखंड में, उसको पर्यावरण की हरी झंडी भी मिली है। मानस, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं सेल के आपको? देखिए, मेटल क्षेत्र में काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर हमने स्ट्रेंथ देखी है, बट जहां तक बात सेल की है,
हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ही एक बेरिश पैटर्न बना है जो इंडिकेट कर रहा था कि हम एक जो रैली हम ऑलरेडी 45 से देख चुके हैं उसका करेक्शन देखने को मिलेगा। अब मैं समझता हूँ एक सपोर्ट है 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 58 के आसपास है। अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो ये मान के चलिएगा कि कम से कम 54 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो कॉशियस रहना चाहिए। आप कोई भी लॉन्ग तभी बनाने हैं जब स्टॉक 64 के लेवल्स को ब्रेक करे, उससे पहले यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनाने हैं। ओके, तो सेल में ये है आपके लिए राय इस वक्त। और एक और स्टॉक है मारुति, जहां पर खबरें आई है रिट्स की बिक्री इन्होंने बंद की और इग्निस जो इनकी नई कार है उसको पुश करने के लिए थोड़ा सा इस पर रोक लगाई। अगले 10 साल तक पार्ट्स तो अवेलेबल होंगे। मारुति, ये बताएं चार्ट देखकर वागले साहब, क्या तेजी बरकरार रहेगी? अनिल जी, मेरा 6200 6300 का टारगेट है पोजिशनल व्यू, और कोई भी हल्का सा करेक्शन आता है, ये मैं ये नहीं कहता कि 50-70 पॉइंट करेक्टिव मूव नहीं आएगा, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब तक कि 5900 के ऊपर रहता है, शॉर्ट टर्म और इवन मीडियम टर्म पॉजिटिव है। मानस, जागरण प्रकाशन और ENIL, माफ कीजिएगा, इन दोनों के चार्ट देखकर बताइए ये कैसे लगते हैं। जागरण प्रकाशन की सब्सिडरी का IPO 6 मार्च से 8 मार्च के भीतर आने वाला है, और क्योंकि रेडियो कारोबार का IPO आएगा तो लिस्टेड कंपनी ENIL पर भी नजर होगी। ये दोनों चार्ट्स पर कैसे लगते हैं? देखिए, दोनों के चार्ट्स बहुत क्लियर नहीं दिखते हैं। यहाँ पर मैं नहीं समझता कि अभी खरीदारी करनी चाहिए। अगर हम इन दोनों में से एक चूज करना होगा तो जागरण प्रकाशन रहेगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि स्टॉक को खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 192 के लेवल्स ब्रेक करे, उससे पहले खरीदारी ना करें। अगर 192 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 210 का होगा, तो 192 के ऊपर स्टॉक को बाय करें, 185 के स्टॉप लॉस रखें और तब आप 210 तक के टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए राय इन शेयर पर। गौरव, जेन इरिगेशन पर राय दीजिए। न्योमुरा ने गुरुवार के सेशन में 34 लाख शेयर बेचे इस स्टॉक के 93 रुपए 60 पैसे में। जेन इरिगेशन शॉर्ट करना चाहिए लॉन्ग? देखिए, फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है रेंज में, तो इसको ये स्टॉक जो 90 के, इसका अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में तो पुट में काफी अच्छा कंसंट्रेशन है, सपोर्ट है, तो मैं इसको 90 के नीचे चलकर नहीं सलाह दूंगा मैं। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये सेफ बाय है, 98 99 के ऊपर ये है, तो फिलहाल यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। आप किसी को रिस्क लेनी भी है तो 91 के नीचे ही बेचे। यहाँ पे इसको काफी अग्रेसिव होना रिस्की पड़ सकता है, रिस्क बहुत फेवरेबल नहीं है, तो मैं थोड़ा नीचे में बेचने की सलाह दूंगा मैं। चलिए, तो जेन इरिगेशन पर ये रहा है, लेकिन गर्मियों का सीजन देखिए जिस तरह से काफी तेजी से आ गया है, फरवरी में ही देखिए इतनी गर्मी होने लगी है। आप कह रहे थे वोल्टास आपको पसंद है, जिन्होंने खरीद रखा है होल्ड करना चाहिए क्या? आप क्या राय देंगे वोल्टास पर? आई थिंक 2 या 3 दिन पहले मैंने ये हमारी बात हुई राय हुई थी, और उसमें मैंने एकदम क्लियर ब्रेकआउट देखा था, जो मुझे लगता है 375 380 तक अगले कुछ हफ्तों में स्टॉक को ले जाएगा। तो बिल्कुल यार, जो आप कह रहे हैं गर्मी बढ़ रही है तो अविनाश जी, गर्मी काफी हो गई नहीं? नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कोई कंपनी जिसको बेनिफिट होगा ये बताइए, हमारे दर्शकों को तो ये जानना है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि सिम्फनी और वोल्टास ये दोनों ही कंपनीज बेनिफिट करेंगी। सिम्फनीज कूलर्स में ज्यादा प्रेवलेंट है, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार की गर्मी की ट्रेंड है, हमको लग रहा है कि शायद आने वाला क्वार्टर सिम्फनी के लिए ज्यादा बेहतरीन रहे। अच्छा। तो वोल्टास डेफिनेटली, आई मीन जैसे वागले साहब ने कहा कि टेक्निकली उनको पसंद है, बट आई थिंक सिम्फनी में डेफिनेटली मूवमेंट देखा जा सकता है। तो सर, सिम्फनी के चार्ट भी देखकर बताइए ये कैसे लगते हैं आपको? हालांकि लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर स्टॉक रहा है सिम्फनी। मैं ब्लू स्टार के चार्ट देख रहा था, मुझे ये 650 का व्यू बैठता है ब्लू स्टार में। हाँ, ब्लू स्टार में, लेकिन ये अगेन मंथली चार्ट्स पे है, तो मैं 1-2 दिन की बात नहीं करूंगा। सिम्फनी में मेरा लगभग 1400 का टारगेट है। अगेन ये पोजिशनल व्यू है, 2-3-4 दिन में इसमें कुछ हो नहीं सकता, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। ओके, और इस बीच आइडिया और भारती, इन 2 शेयरों पर गौरव राय दीजिए अपनी वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि गुरुवार को आइडिया में तो दमदार लॉन्ग पोजीशंस बनी थी और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़कर आया, लगभग 6% स्टॉक भागा, ओपन इंटरेस्ट 8-9% बढ़ा। भारती के लिए भी थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से आती दिख रही है। अब बताइए, क्या इनमें कोई खरीदारी का मौका है?
आइडिया के लिए मैं कहूंगा थोड़ा अगर नीचे गिरावट आती है 115 के करीब आती है तब आप बाय कर सकते हैं। 113 अगस्त में स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 121 122 के लेवल्स इमीडिएट आपको देखने मिल सकते हैं। वो सस्टेन होता है तो फिर आप 128 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और भारतीय में अवॉइड करूंगा यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स करना। इट्स स्ट्रॉन्ग बाय ओनली अबाउट 380। जब तक कि 380 के नीचे इसमें हर राइज जो है वो इस्तेमाल होगी एक फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए। तो अगर ये 370 के ऊपर आता भी है तो आप 1-2% स्टॉप लॉस है आप उसको बेच सकते हैं। नीचे में 360 355 का लेवल्स आपको देखने मिल सकता है और 380 पार करता है तभी आप इसमें बाय कीजिए। फिर एक आप 395 400 के लेवल्स ये दिखा सकते हैं। अच्छा मानस, डिफेंस सेक्टर की हमने बात करी, आज एडीएजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अनिल अंबानी जी की एनालिस्ट के साथ बातचीत वो करने वाले हैं डिफेंस के कारोबार के लिए। तो रिलायंस डिफेंस की बात तो हो गई, 4% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। एसकेआईएल इंफ्रा के ऊपर राय लेना चाहूंगा, चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लगता है। बृहस्पतिवार को 6-7% की रैली स्टॉक ने दिखाई थी, आज प्री ओपनिंग ट्रेड में फिर से दिख रहा है कि 5-6% ऊपर खुल सकता है। चार्ट देखकर बताइए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है एसकेआईएल इंफ्रा के लिए। देखिए ब्रेकआउट के डेफिनेटली कुछ साइन तो दिख रहे हैं चार्ट्स पे, क्योंकि वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं और एक अहम रेजिस्टेंस जो कि 26 रुपए के आसपास था स्टॉक ने वो भी ब्रेक किया है। बट अब एक रेजिस्टेंस 27 रुपए और 27 रुपए 50 पैसे की रेंज में दिखता है। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक होंगे, स्टॉक कोशिश करेगा 35 रुपए के आसपास तक जाने की। तो मेरी राय में तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी कर सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस जरूर रखने हैं 23 रुपए के नीचे, क्योंकि अगर 23 रुपए के नीचे स्टॉक फिसलेगा तो शायद फिर से गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। ओके, तो ये रहा है एसकेआईएल पर। और इस बीच आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन सेटल होकर 4 पॉइंट ऊपर दिख रहा है निफ्टी और 17 पॉइंट ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स। तो हम सोचे थे 30-35 पॉइंट नीचे खुल जाए तो मजा आ जाए और खरीदारी का तुरंत मौका बने, वैसा हो नहीं रहा। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी के विपरीत, जैसा कि हम अंदाजा लगा रहे थे कि देखिए जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए वो बाजार के लिए सेंटीमेंट सुधारने के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है और उसके चलते आप देखिए मजबूत शुरुआत होती दिख रही। कमजोर खुलते 8,900 के आसपास तो बहुत ही बेहतरीन होता, मौका बन सकता था खरीदारी का। लेकिन देखते हैं अब 8,950 इस लेवल पर नजर रखिएगा, इसके आसपास शुरुआती कारोबार में निफ्टी वक्त बिताएगा और उसके बाद देखेंगे डायरेक्शन किस तरफ लेता है। तो गिरावट नहीं मिल रही, एक अच्छा मौका मिस हो गया जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था। चलिए तो स्टॉक्स कौन से एक्शन में वो बता दूं आपको। औरोबिंदो फार्मा यूएसएफडी के अप्रूवल के बाद 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है और कोल इंडिया रिलायंस जैसे शेयर मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस आज भी 2-2.5% मजबूत है। विप्रो में थोड़ा नुकसान है 1-1.25% के आसपास का। जो स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में दिख रहे हैं, कास्टेक टेक्नोलॉजी, अच्छा ये एमटेक ग्रुप के शेयरों पर भी नजर रखिएगा, ये 10% ऊपर खुल रहा है। महिंद्रा सीआई 4% ऊपर खुल रहा है। रिलायंस डिफेंस में भी इतनी ही मजबूती दिख रही है शुरुआती कारोबार में। ये तमाम शेयर हैं जो एक्शन में। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर इस वक्त शुरुआत हरे निशान में 10 अंक ऊपर खुला है, सेंसेक्स 17 अंक ऊपर है, निफ्टी 8 अंक नीचे खुलता हुआ दिखा। तो थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है निफ्टी पर, अब लाल निशान में फिसलते हुए। और इसकी वजह है बैंक निफ्टी, जो हम कह भी रहे थे कि रोल ओवर्स वहां थोड़े धीमे हुए, महज 60% के, जबकि निफ्टी के रोल ओवर्स काफी मजबूत है, लेकिन बैंक निफ्टी काफी कमजोर होता दिख रहा है। लगभग 0.5% का नुकसान, 100 अंक नीचे आ चुका है बैंक निफ्टी और दबाव यहीं से बनता हुआ दिख रहा है। और दबाव बनाने में सबसे आगे है बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक 1% कमजोर है, आइडिया 2% कमजोर है, आईटीसी 2%, अच्छा आईटीसी से दबाव बन रहा है, 2% आईटीसी टूटा है, बीपीसीएल 2% टूटा है, तो यहां पर नुकसान होता हुआ दिखा है। तो कुछ दिग्गज कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। आइए मजबूत क्या है वो भी देख लें। और रिलायंस तो 2% की मजबूती, रिलायंस 1200 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो रिलायंस के बावजूद बाजार कमजोर है, ये इंटरेस्टिंग है। और गेल 1.25% मजबूत, औरोबिंदो फार्मा में तेजी बनती हुई दिख रही है, लेकिन 75 अंक नीचे सेंसेक्स है, 22 अंक नीचे निफ्टी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान दिख रहा है, कुछ दिग्गज ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। जेपी एसोसिएट 3% ऊपर, केडिला 2%, रिलायंस 2%, टोरेंट फार्मा में 1.25% की मजबूती है। यह है वायदा कारोबार के टॉप गेनर। और नुकसान आईटीसी से होता हुआ दिख रहा है, आईटीसी में बड़ी तेज मार पड़ती दिख रही है, 2.5% आईटीसी फिसला है, आइडिया नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। लगता है आई लेटर के लिए दिन आज ठीक नहीं है, ये स्टॉक्स कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आईओसी तीनों ही टॉप लूजर आज है वायदा कारोबार में, आई लेटर, आईटीसी, आइडिया, आईओसी। बिल्कुल। और रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक ऑफ द मोमेंट। मॉर्गन स्टैनली ने देखिए 1506 का जो टारगेट दिया है 1280 से बढ़ाकर इस रिपोर्ट के बाद आज क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में कंट्रीब्यूटर्स आपके सामने पेश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इकलौता शेयर कितना आज बाजार में कंट्रीब्यूट कर रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन आप देखिए एडीएजी शेयरों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण, डिफेंस को लेकर बड़ी योजनाएं, आगे का रोड मैप पेश होना है, तो रिलायंस डिफेंस भी ऊपर है। एसकेआईएल इंफ्रा जो कि होल्ड करती है रिलायंस डिफेंस में स्टेक, अभी भी
इस शेयर में भी देखिए 6% की तेजी देखने को मिल रही है। हम आपसे कुछ ही देर पहले कह रहे थे, इस पर रखिए नजर। और देखिए जागरण प्रकाशन में भी तेजी देखी जा रही है, 1.5-2% की मजबूती। दरअसल इनका जो एक रेडियो कारोबार है उसका आईपीओ खुलने वाला है अगले हफ्ते 6 मार्च से 8 मार्च के बीच। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसलिए जागरण प्रकाशन के शेयर में भी तेजी देखने को मिल रही है। महिंद्रा सीआई अच्छे नंबर से दम पर देखिए 3% ऊपर खुला है, अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और गेल सेल जैसे शेयरों में भी मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ। एनएमडीसी एक और सरकारी कंपनी, कोल इंडिया, तो ये तमाम ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जहां अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। और गर्मी का जो सीजन है वो वोल्टास के लिए अच्छा माना जा रहा है। आप देखिए वोल्टास का शेयर फिर से 1% मजबूती के साथ खुलता हुआ। बाजार काफी वोलेटाइल दिख रहे हैं और निफ्टी में जो कमजोरी हुई पहली टिक पर खरीद लिया गया है, फिर से लाल से हरे निशान में लौटने की कोशिश निफ्टी की तरफ से होती हुई दिख रही है। तो बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार है इस वक्त, फिर से फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं बाजार। शुरुआती ट्रेड में निफ्टी और बैंक निफ्टी इन लेवल्स पर क्या किया जाए, मानस बताएं आप। देखिए जहां तक बात निफ्टी की है, मैंने पहले ही मेंशन किया कि मैं अभी भी समझता हूं कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफी बुलिश है। तो आज जिस तरह की थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है उसके बाद मैं समझता हूं बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अपने स्टॉप लॉसेस 8850 के नीचे लगाएं क्योंकि वो एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखने लगा है। और मैं समझता हूं कि अब आपको बेट जो लगानी है वो तो बिल्कुल 2015 के हाईज पे ही लगानी है, 9100 के आसपास। तो मेरी राय में तो निफ्टी पे खरीदारी करनी चाहिए। और बैंक निफ्टी की भी जहां तक बात है, जरूर हमने आज गिरावट देखी बट ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है। और मैं समझता हूँ कि 20,450 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 20,450 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, 21,500 की टारगेट सेट करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में बैंक निफ्टी टच कर सकता है। ओके, बहुत नजर रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा पर भी। दोनों स्टॉक्स देखिए 3.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। और ब्रेक में वागले साहब कह रहे थे कि अभी भी उनको रिलायंस बहुत पसंद है। वागले साहब अपने नए टारगेट्स बताइए रिलायंस के लिए, जब तक हम आपको बता दें कि कंट्रीब्यूटर्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन। बाजार को ऊपर खींचने में देखिए निफ्टी में 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ। और उसके बाद इन्फोसिस, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स, इनफैक्ट अब टीसीएस ने स्थान ले लिया है। तो आईटी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आपके टारगेट्स क्या हैं आरआईएल पर? मैंने तो 1350 की बात की थी जिस दिन ब्रेकआउट आया था। आज आई थिंक 1500 का कोई रिपोर्ट निकला है। जी हाँ, 1500 मॉर्गन का रिपोर्ट निकला है। तो उस पे मैं कमेंट करना चाहूंगा कि अभी जो कल मंथली क्लोज हो जाएगा तो पैटर्न जिस तरह से उभर कर आ रहा है, मुझे ये कॉन्फिडेंस लगता है कि 1500 पहले आएगा, 1100 नहीं आएगा, 1100 नहीं आएगा। तो 1100 अब भूल जाइए, 1500 के लेवल्स पर नजर होनी चाहिए। आप भी इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट 1100 का लेवल जिस प्रकार से मूवमेंट हुआ है, मुझे लग रहा है 1100 अभी डिफिकल्ट है। और आज के मार्केट में जब ओवरऑल मार्केट वीक है लेकिन रिलायंस स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली 6 to 12 मंथ्स में नजरिया पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर कोई गिरावट आती भी है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के अपने पोर्टफोलियो में जरूर रिलायंस को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, और इस बीच सीएट ये एक स्टॉक है जहां पर पोजीशन बनती हुई दिख रही है। आज सीरीज की शुरुआत है और कई सारे स्टॉक्स एक्चुअली वायदा कारोबार के जो बैन में थे पिछली सीरीज के अंत में वो बाहर निकले। मेरे ख्याल से 8 स्टॉक बैन में थे, और लेकिन जो बैन से बाहर निकले उसमें सबसे ज्यादा पोजीशन अगर कहीं बन रही तो वो सीएट में बन रही है। आप देखिए 1.25% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है और स्टॉक 1% के आसपास मजबूत है। तो यहां पर पोजीशन बनती दिख रही है। चार्ट्स पर कहीं कोई खरीदारी का मौका है? वागले साहब क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा अनिल जी मैं वेट करूंगा। हालांकि व्यू तो पॉजिटिव है बट सीआईड में क्या थोड़ा सा चॉपीनेस आता है और फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं एक तो ऑलरेडी गैप से खुला है तो उस लिहाज से मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। ओके, और एक बार देख लेते हैं स्टॉक 2020 में आज जो मैच हुए थे उसमें आज के स्टार परफॉर्मर्स कौन से हैं, पहले देखते हैं। अच्छा, मेरी टीम पहले आ रही है सामने, चलिए उस पर नजर डालिए। महिंद्रा सीआई 5%, 4% के आसपास की, 3% के आसपास की तेजी अच्छे नंबर्स के दम पर यहां देखने को मिल रही है। ये वैसे मेरी टीम नहीं है, नीरज की टीम है, आपको बता दूं। रेन इंडस्ट्रीज, कैडला हेल्थ केयर, सेल, एनएमडीसी, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं खबरों के दम पर। मेरी टीम लाते हैं। अब आप देखिए वो किस तरह के प्रदर्शन दिखा रही है। एसकेएल इंफ्रा 8% मजबूत है। रिलायंस डिफेंस में भी तेजी देखी जा रही है। बीपीएल, वी-मार्ट जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर एंटरप्राइजेज ये भी मजबूत है। तो ये तमाम ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और आज देखिए मिड कैप शेयरों का ही दिन है, 1/4% ऊपर ये सूचकांक इस समय ट्रेड करता हुआ। और रेडियो से जुड़े हुए शेयर हम आपसे कह रहे थे आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। अब आप देखिए ENIL थोड़ा इलिक्विड जरूर है लेकिन 3% की तेजी देखने को मिल रही है जागरण प्रकाशन के उस इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो आईपीओ से पहले वो
आज करने वाले हैं। और 4.5% का बड़ा दमदार प्रदर्शन रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। उसके दम पर देखिए रिलायंस बाजार की तेजी को लीड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और स्टॉक जो बड़ा तेजी से लीड कर रहा है वो है जेपी एसोसिएट। वायदा कारोबार में टॉप गेनर 8% चढ़ा है। और आप देखिए जो स्टॉक बैंड से बाहर निकल रहे हैं वहां पर दमदार तेजी होती हुई दिख रही है। ये भी बैंड से बाहर निकला, 3% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट बढ़ा है यहाँ पर। ये स्टॉक भी बताएं देखकर जरा मानस चार्ट पर जेपी एसोसिएट, क्या कोई और ट्रेडिंग मूव बचा है इसमें? बिल्कुल मूव बचा है। देखिए अगर आप मंथली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली दिखेगा, जिसका ब्रेकआउट 13 रुपए 50 पैसे के आसपास आया था। और अगर हम इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट सेट करें तो वो करीब 20 रुपए और 21 रुपए के आसपास आते हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, हर गिरावट पे खरीदारी करें। अभी भी अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 13 रुपए 70 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, एक लॉन्ग पोजीशन बनाइए और उम्मीद करिए कि 20 रुपए के स्तर शायद आने वाले 2 से 3 हफ्ते में जेपीएस रेट्स में देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच कुछ बड़े ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं, उन पर फोकस करना चाहिए। बजाज फाइनेंस, इस कंपनी में 1.03% 1.5 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है, बड़ा बजाज फाइनेंस में हुआ है। तो एक तो ये स्टॉक रडार पर है कि अच्छा हाँ ये एफएनओ वाला स्टॉक से तो बजाज फाइनेंस में एक ट्रेड हुआ। लेकिन इससे बड़ा एक और बहुत बड़ा ट्रेड जो होता दिख रहा है वो है तलवलकर फिटनेस में। तलवलकर फिटनेस यहाँ पर 1.05 1% से ज्यादा हिस्सेदारी बदली है तलवलकर में। और 2,75,000 शेयरों का ट्रेड यहाँ पर 209 रुपए पर हुआ है। जी हाँ, तो ये स्टॉक का बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान दिख रहा है। तलवलकर 209, ओके 5% का बड़ा उछाल आया है तलवलकर। इसके चार्ट्स दमदार हैं, पॉजिटिव है। सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक कर रहा है, 210 के सपोर्ट लेवल से ऑलरेडी 220 का लेवल है। मुझे लगता है 235 238 तक ये जा सकता है 1 या 2 दिन में, या 3 दिन में शायद। पोजिशनल ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड। और रिलायंस इंफ्रा देखिए ये ओपन इंटरेस्ट करीब 4% के आसपास बढ़ गया है। गौरव, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये बताइए, हालांकि डिफेंस कारोबार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लेकिन कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही ओन करती है रिलायंस डिफेंस को। ये स्टॉक इंट्राडे में कहां तक भाग सकता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए। ठीक है, आज ये 575 578 के लेवल्स एक बार छू सकता है, तो आप 510 के स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ऊपर में 575 से 578 के लेवल्स के लिए आप इंट्राडे में उम्मीद कर सकते हैं। वो अगर होल्ड हो गए तो शायद 1-2 दिनों में और एक अच्छा मोमेंटम देखने मिले, लेकिन एक बार फिजल आउट होना चाहिए 578 तक। ओके, तो रिलायंस इंफ्रा मजबूत दिख रहा है। और आज ये एक्चुअली अनिल अंबानी ग्रुप के तमाम शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। एनालिस्ट मीट है आज, एनालिस्ट के साथ अनिल अंबानी खुद बात करेंगे और बताएंगे कि डिफेंस को लेकर उनका क्या प्लान है। तो रिलायंस डिफेंस तो एक्शन में रहेगा, लेकिन रिलायंस डिफेंस चूंकि रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी है और रिलायंस इंफ्रा में अलग से भी डिफेंस का कारोबार है, तो उस लिहाज से ये स्टॉक एक्शन में होता हुआ दिख रहा है। आपने देखा भी पिछले हफ्ते रिलायंस चला तो उसके बाद वो तमाम शेयर भागे जिनके नाम के आगे रिलायंस है, फिर वो चाहे मुकेश अंबानी ग्रुप के शेयर हों या फिर अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर, तो इनमें बड़ी तेजी जरूर बनती हुई दिखी। तो ये तमाम शेयर काफी एक्शन में रहे हैं पिछले सेशन में, पिछले हफ्ते में। और इस बीच कुछ और स्टॉक्स कैश मार्केट के जो बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एमईपी इंफ्रा, इस स्टॉक में क्या हुआ है, यहाँ पर 6% की तेजी अचानक से प्राइस गेनर के तौर पर आता हुआ दिखा है। मानस इसके चार्ट पर नजर डालिए, क्या दिख रहा है यहाँ पर एमईपी इंफ्रा में? देखिए एमईपी इंफ्रा में एक रेजिस्टेंस बन गया था मेरे ख्याल से 41 आई थिंक 42.50 के आसपास, और वो लेवल्स ब्रेक हुए हैं। बेहतर वॉल्यूम पिछले करीब 15 मिनट से देखने को मिल रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि इसे एक ब्रेकआउट की तरह देखना चाहिए और 48 तक के लेवल्स टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करें, अपने स्टॉप लॉसेस 42.50 के नीचे लगाएं। चलिए, तो एमईपी इंफ्रा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। जैकॉप एक और ऐसा स्टॉक है देखिए जो दमदार प्रदर्शन आज के दिन फिर से दिखा रहा है, और शुक्रवार के दिन भी हमने इंटरडे मूव देखे थे इस स्टॉक में। ये बताइए, एडीएजी ग्रुप अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, आर इंफ्रा तो भाग गया, जैकॉप की बारी लग रही है कि आपको चार्ट पर देखकर? हेमंत, मैं पहले तो आर इंफ्रा पे बात करूं, 3% अप है, तो एज अ ट्रेडर अभी भी देयर इज सम अपसाइड। इंट्राडे मुझे लगता है ये 582 का जो परसों का स्विंग हाई है उसको टेस्ट तो करेगा, इफ नॉट क्रॉस, और अगर क्रॉस कर लिया तो ये 590 तक 1 या 2 दिन में मूव दे सकता है। ओके, और जैकॉप मतलब पहले मैं इसका स्टॉप लॉस बोल दूं जो कि 569 होना चाहिए, तो 5 रुपए रिस्क 10-12 रुपए रिवॉर्ड, ये वाला मामला होगा। जयकॉर्प
भी निकलने की तैयारी है। आई थिंक 72 के ऊपर इसमें, एक मिनट, 76 का भाव चल रहा है, 78 के ऊपर इसमें बहुत बड़ी मूव हो सकती है। 76 से ऊपर निकले तो 78 के ऊपर, ओके। और मुझे लगता है वो होगा, और फिर मैं 82 की बात करूंगा। जयकॉब से जुड़े हुए 2 स्टॉक मैं बताऊंगा जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के दौरान हम उस पर काम करते हैं, देखते हैं क्या चार्ट्स पर एफएनओ में किसी तरह का कोई एक्शन हो रहा है, तो लेकर आएंगे वो 2 बेहतरीन स्टॉक इस ब्रेक के बाद। बाजार मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, 20 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी हरे निशान में लौटता हुआ, और वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद आज देखिए 5.5% का बड़ा उछाल, और एक और माइलस्टोन जो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने छुआ है वो है 4 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप का, यानी कि मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज अब दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, और 4 लाख करोड़ के पार मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता हुआ नंबर 1 कंपनी है 4,85 करोड़ के मार्केट कैप के साथ टीसीएस, और नंबर 2 कंपनी रिलायंस। तो रिलायंस पूरी तरह से बाजार को लीड करता हुआ दिखा है। तो आज अगर कोई दिन है तो वो सिर्फ आर लेटर से, यानी कि रिलायंस के लेटर से शुरू होने वाला तमाम स्टॉक्स का, और उसके अलावा जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि ब्रेक से पहले की जयकॉब जिस तरह की तेजी दिखा रहा है, एक और लेटर है जिसका आज अच्छा दिन है, वो है जे लेटर, आर और जेल। जयकॉब के साथ साथ आज देखिए वायदा कारोबार में पहले हमने जयप्रकाश एसोसिएट की बात की, वो स्टॉक 6.5% भागा है, और 2 स्टॉक और बड़ी तेजी के लिए तैयार होते दिख रहे हैं, वो है जिंदाल स्टील एंड पावर और इसके साथ और जस्ट डायल। जिंदाल स्टील एंड पावर भी आज ही वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला और ओपन इंटरेस्ट में टॉप गेनर हो गया 5.5% के गेंस के साथ, और जस्ट डायल भी 1.25% मजबूत है स्टॉक में, यहां भी 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर वागले साहब आपकी क्या राय है? दोनों में पॉजिटिव है अनिल जी। जस्ट डायल में मैं समझता हूं 533, 534 एक छोटा रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक भाग सकता है, फिर 545 तक वन वे जा सकता है। और जिंदाल स्टील थोड़ा सा मतलब 117, 118 का ब्रेकआउट लेवल था, अभी 119, 120 है, बट मोमेंटम वाइज ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। 126, 128 आज और कल में मिल सकता है। 126, 28। हाँ, अच्छा, बैंक निफ्टी देखिए 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, क्या दबाव बैंक निफ्टी बैंकिंग शेयरों में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में खासतौर पर एक्सिस बैंक देखिए, डीसीबी देखिए, फेडरल बैंक देखिए, एचडीएफसी जैसे हैवी वेट्स, आज पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस देखिए कमजोर प्रदर्शन दिखाता हुआ। गौरव, मुझे याद है आप कह रहे थे कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए, ये बताइए मौका छूट गया है, अभी भी मौका है बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके पैसा बन सकता है आज के दिन? मेरे हिसाब से अभी ये लेवल्स पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम हम लेवल्स की बात करें, 20,400 यहाँ से जस्ट 300, 350 पॉइंट नीचे ही है, तो एक उछाल अगर आती है तब बाय कीजिए या शॉर्ट कीजिए, यहाँ पे फिलहाल मत कीजिए। थोड़ा शॉर्ट करने के लिए वेट करें। एक्चुअली 20,700 बड़ा सपोर्ट है एक्चुअली, अगर रिलायंस इस तरह से मजबूत होगा तो एक बार 20,700 बैंक निफ्टी तोड़ेगा आसानी से, इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। मानस 20,700 को स्टॉप मानकर खरीदना चाहिए क्या बैंक निफ्टी? देखिए, मैंने पहले ही मेंशन किया कि 20,450 मेरे को काफी स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है, तो इंट्राडे के लिए नहीं, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में खरीदारी करें। 20,450 एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, और जिस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं उस तरह तो उम्मीद आप बिल्कुल कर सकते हैं कि 21,500 के स्तर देखने को मिलेंगे आने वाले 2 से 3 हफ्ते में। 21,500 मैंने सही? जी, 21,500। और अगर बैंक निफ्टी 21,500 होगा तो निफ्टी कितना हो जाएगा? देखिए, वो मैंने पहले मेंशन किया कि जो 2015 के हाई है उसको आप टारगेट बना के चलना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अगर निफ्टी को 9,100 को टेस्ट करना है तो उसमें कंट्रीब्यूशन जरूर बैंक निफ्टी का रहेगा। तो इसलिए दोनों इंडेक्स के लिए मैंने बाय रिकमेंडेशन ही दिया है। ओके, चलिए, तो इन स्टॉक्स पर और इन लेवल्स पर रखिएगा नजर। लेकिन आज वोल्टास एक और ऐसा स्टॉक है जो वागले साहब बार बार कह रहे हैं कि अभी खरीदना चाहिए। वागले साहब बताइए टारगेट क्या है आपका? अगर आपको प्रीएम्प्ट करना है, मूव की शुरुआत है, कॉन्फिडेंस मुझे 365 के ऊपर आएगा, फिर वो हाथ में नहीं आता है।
तो अगर आप अभी लेते हैं, अभी 362, 362.50 है, 360 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 365 में बचा क्या है सर? हाँ, तो उसके ऊपर और ऐड करें, मुझे आ गया शायद 360 आ गया सर, आपने बोला। अब वो छोड़ो, वो तो हो जाएगा 65। अब आप बताओ उसके ऊपर 373, 375 का मेरा इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट इंट्राडे। 373, 375 कितनी देर का टारगेट है आज के दिन कितने मिनट का है सर? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए 368 हो गया इसलिए पूछ रहा हूँ। तो चलिए 375 का इंट्राडे का टारगेट है वागले साहब का, लेकिन आप फ्यूचर का है वो। ओके, फ्यूचर के लेवल्स बता रहे हैं ना? मैं फ्यूचर। ओके, तो फ्यूचर में अब 365 क्रॉस हुआ। अच्छा, कैश में ऊपर है, फ्यूचर में डिस्काउंट पर चल रहा है। ओके, तो अभी भी मौका है, मतलब 366 ही हुआ है, अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो 373, 375। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या है? 360 का मैंने दिया था, अभी 366 चल रहा है, तो आप 362, 361, 80 का स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इन लेवल्स पर रखिए नजर। लेकिन एक्सिस बैंक, ये शेयर तो काफी फोकस में रहा, मर्जर्स से जुड़ी हुई खबरें आती रही, लेकिन अविनाश आप किस तरह से अप्रोच करेंगे इसे? आप खंडन भी आए, रिपोर्ट्स भी खूब आई, कभी किसी बैंक के साथ विलय होने की, और अच्छा चला है। देखिए पिछले पूरे हफ्ते और उससे पहले भी एक्सिस बैंक आज कमजोर है, क्या हो रहा है? क्या प्रॉफिट बुकिंग है? नहीं, मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग ही होगी, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स आए थे कि इस बैंक में कोई दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने अप्रोच किया था गवर्नमेंट को। हमको लग रहा है कि ये न्यूज की खंडन के बाद तो डेफिनेटली इसमें जो शॉर्ट टर्म बिल्टअप है वो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग होना वाला है। बट अगर हम दूसरे बैंकों की पोजीशन देखें, जैसे कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली काफी हद तक इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर है। एक्सिस बैंक में हो सकता है कि शॉर्ट में स्टॉक वापस थोड़ा सा बिकवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कमजोर हो। थोड़ा कमजोर हो सकता है। एक्चुअली इंटरेस्टिंगली प्राइवेट सेक्टर बैंक से बाजार पर दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस की 5.5% की मजबूती काम नहीं आ रही उतनी जितनी अदरवाइज होनी चाहिए थी। पिछली हफ्ते भी जब रिलायंस चला ना, उस दिन बाजार नहीं चला, केवल रिलायंस चला। जब एक खाती चलता है ना तो सब लोग वेट करते हैं और वही चलता है, कहते हैं। अब देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन। अगर ये आज नहीं चल रहा होता तो हम आराम से 30-40 पॉइंट नीचे होते, क्योंकि इकलौता शेयर देखिए 30 पॉइंट का कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये अविनाश, क्योंकि आप तो इतने सालों से मार्केट में, वागले साहब आप भी चाहें तो इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। क्या ये कुछ टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं कि पैटर्न है कि सेंसेक्स निफ्टी मैनेजमेंट है कि इंडेक्स को गिरने न दिया जाए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में सप्लाई की जाए, प्रॉफिट बुकिंग की जाए? क्या उस तरह का कोई पैटर्न दिखता है या फिर ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं? अविनाश? नहीं, मुझे लग रहा है कि नॉर्मली जब रिलायंस चलता है तभी मार्केट्स वो हिसाब से वो कोरिलेशन चलता नहीं है। आई थिंक प्रीवियसली ऐसा हुआ करता था कि मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस था, रिलायंस अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल मूव आई थिंक फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। क्लियरली आई मीन मेरे ख्याल से मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन रिलायंस स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि FY18 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर, और जिस प्रकार से उनका अभी जियो बिजनेस पोजीशन हुआ है, मेरे ख्याल से मार्केट्स डेफिनेटली इस बात पे काफी पॉजिटिव रहेगी कि अर्निंग्स अगर ब्रेक इवन अगर FY18 के एंड में आता है तो ये बात अच्छी रहेगी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे जेन्युइनली कुछ डिलीवरी बाइंग हो रही है, और डिलीवरी रेशियो जो पहले भी था अनिल जी रिलायंस का, वो इस बात का सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे स्ट्रांग डिलीवरी बाइंग हो चुकी है। ओके, इस बीच चंडीगढ़ से, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 1 अप्रैल से हाईवे के आसपास शराबबंदी का जो इम्पैक्ट होना है वो शुरू हो जाएगा और चंडीगढ़ पर इसका असर पड़ेगा। कई सारे होटल्स, कई सारे जो ठेके हैं वो बंद हो सकते हैं 1 अप्रैल से, ये खबर आती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग खबर है। स्टेट हाईवे पर भी ठेके बंद रहेंगे, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 500 मीटर हाईवे के दोनों तरफ आप किसी तरह का कोई शराब का बिक्री नहीं कर सकते हैं, वो 1 अप्रैल से शायद लागू होना है। तो सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ चंडीगढ़ पर क्यों असर पड़ेगा ये देखना होगा, क्योंकि असर तो पूरे देश पर पड़ेगा। जी हाँ, और दरअसल इसमें एक जो खबर और देखिए जुड़ी है, ठेके और होटल। दरअसल होटल मालिकों ने होटल का भी उस ऑर्डर में जब विस्तार से पढ़ा था तो उसमें होटलों का भी जिक्र हो रहा था, वो उसके पर्व्यू में आ रहे थे। तो होटल कंपनियों ने इसका काफी जोर शोर से विरोध किया है और कह रहे हैं हमारी क्या गलती है, हमारे होटल्स को अगर हम रीलोकेट करने जाएंगे तो हमें तो बहुत दिक्कत होगी, चलिए ठेके बंद करिए। बहरहाल
होटल सेक्टर पर भी असर पड़ेगा। वो बड़े वाले होटल नहीं, लेकिन छोटे वाले होटल जो खाना और साथ में आपको लिकर सर्व करते। राइट। अच्छा, यूनाइटेड स्पिरिट्स ये शेयर दिन के लो पॉइंट पर आया है, स्टॉक 1% कमजोर होता हुआ दिख रहा है, शॉर्ट्स भी बने हैं, लगता है ओपन इंटरेस्ट अब बढ़ने लगा है शायद इस खबर के बाद। गौरव, शॉर्ट किया जाए इस स्टॉक को? अच्छी तेजी दिखा चुका है, अब ये खबर आई है या फिर दूर रहें, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो है 2290 का, तो 2290 के नीचे अगर आता है तो वहीं पे आप शॉर्ट कीजिए, क्योंकि यहीं से अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस दिखे थे और ये स्टॉक 2400 के पार जाते हुए देखने मिला था। तो 2290 के नीचे अगर आता है तभी आप सेल कीजिए, अदरवाइज एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, 20,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप बता रहे थे। 20,700 का मजबूत है, तो उसके नीचे कमजोरी के संकेत शुरू हो गए। तब 100 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी जब हमने जिक्र किया था, अब 140 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो अगर ये देखिए, इसके ऊपर नजर रखिए, ये 20,700 का सपोर्ट है, 700 के नीचे नहीं जाना चाहिए हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन जाएगा तो दिक्कत की बात हो सकती है। लेंगे इस नोट पर ब्रेक। वागले साहब, अविनाश गोरक्षकर जी, गौरव बिस्सा साहब, मानव जायसवाल साहब, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशन इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे रिलायंस की तेजी के बाद बाजार में किस तरह का असर देखने को मिलेगा। रिलायंस पर व्यू लेंगे और मार्केट पर उनका ध्यान भी जानेंगे, उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी पूछेंगे। फिर से ब्रेक के बाद 6% की तेजी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज 1250 के पार और अकेला स्टॉक है जो बाजार को संभालता हुआ। इसके दम पर निफ्टी 10 अंक ऊपर है, 8,950 के नजदीक, 50 अंक ऊपर है सेंसेक्स। बैंक निफ्टी 20,700 के अहम लेवल को अब तक होल्ड करता हुआ दिख रहा है 100 अंकों के नुकसान के साथ। ये है इस वक्त बाजार का रुझान। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए। क्या लग रहा है सर, 9,000 के आसपास आ गए, सब बेच दें? पता नहीं अनिल जी, इतना भयंकर। मैंने 1-1.5 महीने पहले जब आपके शो पे था तब भी कहा था कि रॉन्ग जा रहा हूं। अब तो मार्केट करीबन 150-200 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से, पर कोई बेसिस नहीं लग रहा। आप जिससे भी बाजार में बात करेंगे कह रहे हैं पैसा आ रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई बेसिस तो नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मतलब मैं 7900 पे नर्वस था, तो यहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता अगर किसी को बोले मार्केट में एंट्री की जाए। लेकिन अनिल जी, एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, अगर आप एफएनओ मार्केट क्लोजली फॉलो करते हैं, जिस तरह के लॉन्ग पोजिशन एफआईआई ने इंक्रीज की हैं इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स कॉल्स पे ऑलमोस्ट 5 to 6% एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी, विच में एक्चुअली गिव यू एन अंडरटोन के हो सकता है कि ये सीरीज में एक नया हाई बन सकता है, लेकिन मुझे इसका बेसिस नहीं लग रहा है। इट्स जस्ट लिक्विडिटी। अगर यूपी बीजेपी जीत जाती तो फिर क्यों नहीं बनेगा? मुझे लगता है अनिल जी सब कुछ प्राइस में आ चुका है। क्या बात है, इस कदर प्राइस में यूपी की? अनिल जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात, देखिए इलेक्शन आते जाते रहते हैं, इवेंचुअली लाइक ऐसे कीप सेइंग मार्केट्स ट्रैक अर्निंग्स, और मेरे पास 6 साल का एम्पेरिकल डेटा है, जब से मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया है कि जब से मैंने ये कंपनी स्टार्ट की है करीबन 6% का मार्केट का कैगर रहा है और 5-6% का अर्निंग्स कैगर रहा है। तो ये मोमेंट्री आते जाते रहते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप अर्निंग्स कट साइकिल में अब हो ही नहीं। अब बात कर रहे हैं कि रेट हाइक कब होगा, तो वो थोड़ा एक नर्वसनेस आ गई है बाजार में, और बॉन्ड यील्ड हैज क्रॉस 7%, और काफी जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उसको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। और अगर बॉन्ड यील्ड के हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाइबल लेवल है, क्योंकि फॉर द मार्केट टू बी हियर वी हैव टू हैव अ 15% अर्निंग्स ग्रोथ इन FY18 एंड 19। तो मुझे लगता है कि FY18 तो छोड़ दीजिए, FY19 के भी अर्निंग्स डिस्काउंट हो चुके हैं। बट लाइक आई सेड, आई हैव बीन रॉन्ग, probably not the best person to listen to at this point, but ये लेवल पे फंडामेंटली आई डोंट सी कैसे खरीदारी हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस तगड़े दौड़ को देखकर रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदना चाहेंगे? ये एक एबरेशन हो सकता है। हाँ, वो बताइए। एक एबरेशन, अभी भी बहुत फंड्स हैं जिन्होंने रिलायंस खरीदा ही नहीं 2-3 साल से, और अब लग रहा है कि अरे ये तो भागता जा रहा है। हर रोज देखिए ये मिड कैप स्टॉक की तरह 5-6% की इतनी बड़ी हैवी वेट स्टॉक भाग रहा है। आई थिंक ये करीबन 3-4 मे बी इवन 5 साल का अंडर परफॉर्मेंस करेक्ट करने के चक्कर में है। आई थिंक सबसे बड़ा कॉल था हेमंत जी, ये जब जियो की जो जर्नी शुरू हुई, लोगों के मन में वो बहुत ताजा था कि रिलायंस रिटेल के साथ क्या हुआ था, और वो डेडलाइंस मीट नहीं हुए थे। लेकिन इसमें भी मैं सबसे ज्यादा ये देखना चाहूंगा कि जब ये फ्री ऑफर्स खत्म हो जाते हैं तो उनकी रिटेंशन कितनी होती है। अब सारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं कि यहाँ पे रिटेंशन कितनी होगी, गिवन दैट ही हैज 10 करोड़ कस्टमर्स एज ऑन डेट, पर उसमें से अगर समझो 40%-50% निकल गए
तो फिर वो डेल्टा कितना रह जाएगा वो देखने, बिकॉज ये तो लोग ये इट इज अ गिवन कि ये 300 के आरपू 300 से 310-15 के बीच में आरपू करेंगे। द बिग डेल्टा इज वो स्विंग फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की डिफेक्शन जो 25-30% तक हो जाएगी, आई थिंक देयर इज स्टिल अ स्टोरी हियर। पर वो एक बार वो फ्री नहीं हुआ और अगर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर इसकी डिफेक्शन कम हुई तो आई थिंक देयर कुड स्टिल बी अ स्टोरी हियर। आई मीन आई हैव सीन सम रिपोर्ट्स, दो इट इज नॉट ऑफिशियली अंडर आवर कवरेज, बट 50% कह रहे हैं कन्वर्ट होंगे, कुछ 40% हाँ, पर 60% की बातें भी कर रहे हैं। अगर ये FY19 तक आपको पीबीटी ब्रेक इवन दे दे तो देन दिस स्टॉक वुड इजीली हेड टुवर्ड्स 1500 इज माय सेंस, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अंडर ओनरशिप। तो मॉर्गन स्टैनले के साथ है, उन्होंने आज 1506 का टारगेट दिया है। देखिए, मैं कभी किसी कंपटीटिव ब्रोकरेज की एंडोर्समेंट नहीं करूंगा, पर मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इतनी अंडर ओनरशिप और इतना अंडर परफॉर्मेंस इतने सालों का है और मैं एक्चुअली 31 मार्च तक भी वेट करूंगा, क्योंकि यहां से अगर मुझे अगर 50 रुपए हायर भी लेना पड़े तो मुझे लगता है कि वहां से मुझे 20% मिल सकता है। लिक्विड स्टॉक है, आप ट्रेड इन ट्रेड आउट कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट वेट अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि जो फर्स्ट लेग हो चुका है 20% वो तो हो चुका है, वो आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते। तो अगर आप 5-7% और लेट खरीद लेंगे तो ये रुकने वाला नहीं है। अगर वो डिफेक्शन रेट कम हुआ तो ये रुकने वाला नहीं है। अच्छा, आपको जब आप कह रहे हैं कि बाजार महंगा है जी, और अपसाइड दिखती नहीं, खाली लिक्विडिटी एक अलग बात, तो महंगा क्या है, क्या बेचना चाहिए? अनुज जी, देखिए ऑनेस्टली मेरे को सब कुछ इस वक्त महंगा लगता है। आई थिंक फार्मा भी काफी मुझे डिस्पाइट अंडर परफॉर्मेंस, आप यकीन नहीं करेंगे मेरा सारा वीकेंड ये निकलने में सोचने में चला गया कि मैं नेटको पे क्या रिकमेंडेशन निकालूं आज, क्योंकि आजकल में हमारी रिपोर्ट निकल रही है। हमने 500 के भाव पे नेटको को इनिशिएट किया था, अगर आप स्प्लिट वगैरह को एडजस्ट करें तो आज की रेट में 4000 का भाव है। तो हम लोग सोच रहे थे कि इस पे सेल डाले कि नहीं। तो इट इज वेरी टफ। वी गार्ड देख लीजिए 32-33 टाइम्स पे हमारा बाय है, लेकिन किसी को ये भाव पे आके वी गार्ड खरीदने को बोले। फिर से गर्मी आ रही है, वैसे गर्मी में स्टेबलाइजर की सेल्स बढ़ जाती है। हमारे एनालिस्ट का तो बाय है। तो आई डोंट नो, आई मीन सीमेंट मुझे लगता है, क्योंकि जहां तक हमारी सीमेंट कंपनी से बात होती है, रेरा, बेनामी एक्ट वगैरह, और ये मुझे अभी भी लगता है अनिल जी, हो सकता है कि मैं अकेला ही एक व्यक्ति हूं मार्केट में, पर मुझे लगता है कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अभी भी हमें अर्निंग्स में देखने को नहीं मिला है। आई थिंक जिस कदर लोग उसको भूल के डिस्काउंट करके आगे चल चुके हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शायद खटकेगा, चाहे Q4 में हो, Q1 में हो। पैसे सबकी जेब में आ गए हैं सर, हो सकता है, लेकिन एक अगर आप ऑन द ग्राउंड देखें, टू व्हीलर के सेल्स अभी भी रिकवर नहीं हो रहे हैं। बहुत चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की गई है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में। तो आई थिंक काफी सारी चीजें हैं। अभी देखिए, जैसे आज सुबह रिट्स की सेल्स भी कम होते नजर आ रही है, मारुति ने रिट्स भी रोक लिया है। तो आई थिंक जॉबलेसनेस जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है। इसी पे एक चीज, जो आप डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, क्योंकि ऑटो सेक्टर जिसकी आप बात करें कि डिमोनेटाइजेशन की बड़ी मार पड़ी है, अब इसकी हालत धीमे धीमे सुधर रही है। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में M&M के MD पवन गोयनका ने उम्मीद जताई है कि मार्च के अंत तक हालात सामान्य हो जाएंगे और जून तिमाही से कंपनियों के नतीजे बेहतर होंगे। आपके लिए काफी मुश्किल समय देखा हमने, लास्ट 2 इयर्स काफी स्लो डाउन वाले थे, लेकिन जस्ट व्हेन थिंग्स वर लुकिंग अप, डीमोनेटाइजेशन का एक बड़ा कदम उठाया। तो अभी सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड? हमने देखा है ट्रैक्टर सेल्स थोड़ी इंप्रूव हो रही हैं, बट आर यू गेटिंग क्लियर सिग्नल कि इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ चुकी है? आपका कहना सही है कि इंडस्ट्री बोथ ऑटोमोटिव ट्रैक्टर के लिए पिछले 2 साल काफी कठिन साल थे, और अक्टूबर, सितंबर, अगस्त महीनों में काफी इंडस्ट्री एकदम ठीक तहत पे आ रही थी, और डिमोनेटाइजेशन से थोड़ा सेटबैक हुआ हमें, और नवंबर दिसंबर के महीने काफी डिफिकल्ट महीने रहे। लेकिन जनवरी से रिकवरी शुरू हो गई है, और मेरा सोचना है कि फरवरी महीने में हम ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे, और मार्च के एंड तक विल एब्सोल्युटली बैक टू नॉर्मल। तो अभी मुझे कोई खास इसका एक लॉन्गर टर्म हैंगओवर नेगेटिव इफेक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि इंडस्ट्री पे पड़ेगा। क्या सेंटिमेंटली आपको लगता है लोगों के पास अब कॉन्फिडेंस है और वो अपने परचेसेस उसी तरह से कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो ज्यादा इसलिए था कि
रूरल एरिया में स्पेशली द कस्टमर्स वर नॉट यूज टू डीलिंग इन कैश, डीलिंग इन बैंक्स एंड डिजिटल इकोनॉमी, और धीरे धीरे उन्होंने सबने अपना बैंक अकाउंट खोल लिया है, धीरे धीरे कुछ क्रेडिट कार्ड्स भी यूज करने लगे हैं। अभी शायद ई वॉलेट ना आया हो रूरल एरिया में, लेकिन आई थिंक कंफर्ट जो है एक डिजिटल इकोनॉमी में और डिजिटल ट्रांजैक्शन में अब आना शुरू हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अप्रैल महीने के बाद कोई भी जो एक डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट सेंटिमेंट वाइज और अदरवाइज एक रहेगा। ओके, लेकिन ग्रोथ के लिहाज से आपको क्या लगता है बाय मार्च लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप किस तरह की कहां पर स्टैंड करेंगे? विल इट बी मोर और लेस इक्वल टू लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के लिहाज से? नो, आई थिंक ओवरऑल ये जो क्वार्टर रहेगा ये कुछ जरूर मंदा रहेगा। देयर बी सम ग्रोथ होपफुली, बट नॉट इन डबल डिजिट, and we do expect कि from Q1 of next financial year we'll be back to normal kind of growth. तो जून तिमाही से नतीजे बेहतर होने की उम्मीद है महिंद्रा एंड महिंद्रा को। बाजार बेहतर होते हुए दिख रहे निचले स्तरों से स्टेबल हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी, मिड कैप शेयरों की तेजी बरकरार है और बैंक निफ्टी में 100 अंकों का नुकसान है। राहुल, शुक्रिया आपका पूरा अपडेट देने के लिए। सबसे बड़ी बात यह देखिए, बाजार पर कॉल सही गलत ये चलता रहता है, लेकिन जो बेबाक राय ठोक बजाकर आप देते हैं वो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाजार ने की आज सदी हुई शुरुआत और हरे निशान में बने रहने में कामयाब। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। जी हाँ, ब्रेक के बाद प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग से लेकर आपके तमाम सवालों के जवाब। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।